नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में और बल्कि पूरी दुनिया में तीसरी लहर लगातार अपने पैर जमाती जा रही है। विडंबना यह है कि पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम आज इस मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार मध्य प्रदेश में आज के दिन जो आंकड़े आए हैं वो पिछली लहर की अपेक्षाकृत कई गुना ज्यादा है। 10,000 पेशेंट जो है पिछले 24 घंटे मध्य प्रदेश में मिले हैं। इंदौर की हम बात करें तो 3,000 से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर आए हैं। अपने आप एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस बड़े आंकड़े के बाद भी किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा रही है। सरकार का कोई सख्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर इसके पीछे क्या इसे ऐसा मान लिया गया है कि ये फ्लू है, सबको एक बार आएगा और चला जाएगा? क्या ये किसी तरह की कोई समस्या पैदा करेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से? और किस तरह के बदलाव इसके बाद में देखने को मिलेंगे? सरकार की क्या नीति होना चाहिए, सरकार की सख्ती कितनी होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है इस पर चर्चा और बातचीत करने के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जो साइंटिस्ट भी हैं और देश विदेश पर कोविड की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय अग्रवाल साहब हैं, जो आर हॉस्पिटल के एमडी हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से कोरोना जो है प्रभावित करेगा, तीसरी लहर का जो कोरोना है, ओमिक्रॉन जो है, ये किस तरह से प्रभावित करेगा। और हमारे साथ में डॉक्टर प्रोफेसर संजीव वैद्य भी हैं, जो आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में जुड़ी हुई है कोविड सेंटर की प्रभारी डॉक्टर ईशा तिवारी जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर ईशा तिवारी जी आपसे बात करना चाहता हूं। आप बताइए कि इस वक्त शहर में या प्रदेश में, जो कि आप तो इंदौर देख रही हैं, अब इंदौर से शुरुआत करते हैं। इंदौर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? जो आंकड़े बता रहे हैं सरकारी, 3,000 से ऊपर 24 घंटे में पेशेंट मिल चुके हैं। ये तो चूंकि जो रजिस्टर्ड है वो पेशेंट हैं। इस वक्त शहर में क्या हालात है, किस तरह से रफ्तार बढ़ रही है संक्रमण की? जी जरूर मैं कहूंगी कि जो संक्रमण की रफ्तार है वो पिछली लहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जो डबलिंग पिछली बार देखी गई थी उससे कहीं ज्यादा उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से वो डबलिंग इस बार देखी जा रही है। लेकिन जो एक सुकून की या रिलीफ की बात है वो ये है कि जो इस संक्रमण की जो इंटेंसिटी है, जो विरुलेंस है, वो पिछले की तुलना में काफी कम है। इस बार जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादातर यूआरटीआई या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, एज कम्पेयर टू तुलनात्मक तौर पे जो पिछली बार एलआरटीआई या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स थे। पिछली बार लंग्स या फेफड़ों के इन्वॉल्वमेंट की तुलना बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू दिस रेट। जी डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि चूंकि ये संक्रमण तो ज्यादा है, लेकिन इसका प्रभाव, जो हानिकारक प्रभाव है, जो खतरनाक ये था पिछली बार, इस बार नहीं है? ये कारण है कि आम आदमी भी उतना अवेयर नहीं है कहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसे ही बाजार में भीड़ बनी हुई है, लगातार वैसा ही सब कुछ माहौल बना हुआ है। जी बार बार ये सुन सुन के कि ये वेव बहुत ही माइल्ड है या इस बार संक्रमण जो हो रहा है वो बहुत ही धीमी गति से या ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ रहा है पेशेंट्स पर, उससे डेफिनेटली साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं लोग। सबको लग रहा है कि अगर हो भी गया तो इन्फेक्शन चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें ये रवैया इसलिए नहीं इख्तियार करना है। सबसे बड़ा इसका ये कारण है कि हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि कौन से पेशेंट में क्या सिम्टम्स आएंगे। हो सकता है कुछ पेशेंट जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो बूढ़े हैं, जिन्हें दूसरी कोमोर्बिडिटीज है जैसे किडनी डिजीज हुई या मैलिग्नेंसी हुई, वो पेशेंट ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे इसका सीवियर फॉर्म भी। इसलिए भले ही कुछ एक पेशेंट ही हैं, लेकिन जरूर ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी के कारण पेशेंट्स यहाँ एडमिट हो रहे हैं। तो इसलिए सतर्कता बनाए रखने में कोई भी कोताही बरतने की मैं सलाह नहीं दूंगी। जो भी हम जनरलिस्टिक मेजर्स पिछली बार बरत रहे थे, बी इट मास्किंग, सैनिटाइजिंग, ये सब हमें इस बार भी उतनी ही सतर्कता से बरतनी है। बहुत अच्छी बात आप कह रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सर, राम श्रीवास्तव सर, आप पूरी दुनिया भर में कोविड की तीसरी लहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। दुनिया को अगर हम देखें तो क्या वाकई जो मैडम कह रही है डॉक्टर ईशा तिवारी की बहुत माइल्ड है? क्या ऐसी पूरी दुनिया में स्थिति है या वहां पर कोई ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है ओमिक्रॉन या कोरोना की तीसरी लहर की? पूरी दुनिया में इस समय एक तरह से हाहाकार तो मचा हुआ है, किंतु जितनी जो कहिएगा एक तरह से हवा जिसका हो गया है, सदमा जिसका हो गया है, शॉक जिससे हो गया है, डर ज्यादा लोग गए हैं, वो संभवतः विकसित देशों में ज्यादा ये परेशानी आ रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये, हम जो इसका एजुकेशन है जन सामान्य तक पहुंचाने में अभी तक उतने सक्षम नहीं हुए हैं। कारण ये है कि जैसे सांप जो होते हैं, 85% सांप जो है नॉन पॉइजनस होते हैं,
और बाकी पॉइजनस होते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी को सांप काट ले तो वो नॉन पॉइजनस भी हो तो भी आदमी मर जाता है दहशत में। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसको उसका तकनीकी ज्ञान नहीं है। यही हालत आज की तारीख में कम से कम भारत में कोरोना की हो गई है। RT-PCR करा लिया, गलती से अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आप यूं समझिए 50% तो मरीज बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो सबसे मजबूत चीज ये, हमको इसका डर बैठाने के बजाय इसकी वास्तविकता से लोगों को अभ्यस्त कराना होगा, उनको शिक्षा देना होगी। देखिए अभी जो ताजा रिसर्च आई है उसमें ओमिक्रॉन में और कोरोना में अंतर क्या है? ओमिक्रॉन का जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें जो कांटे लगे हुए हैं जो कि स्पाइक्स कहलाते हैं, वो फ्यूरिन नाम के एक एंजाइम के 35 से लेके 40 कांटे उसमें हैं और ग्लाइकोप्रोटीन उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। और ग्लाइकोप्रोटीन के कारण अब क्या हो गया, फ्लू का वायरस भी लगभग ऐसा ही था और ये वायरस भी लगभग ऐसा है। सभी वायरस में प्रोटीन का एक लेप होता है। अब हो ये गया है कि आज की तारीख में एक वायरस फ्लू का है या ये ओमिक्रॉन का है, पहचानना बहुत मुश्किल है। RT-PCR यही एक कारण है कि पूरे इंग्लैंड में अभी 2 दिन पहले से ही उन्होंने लगभग सभी बंदिशें हटा दी। कौन सी बंदिशें थी? मास्क पहनाना था, डिस्टेंस मेंटेन करना था, भीड़ इकट्ठी नहीं करने का था। ये सब क्यों हटा दिया है? एक तो जो वैक्सीनेटेड हैं लोग, उन पर ये माइल्ड असर करेगा। वैक्सीनेशन करने के बाद माइल्ड असर क्यों करेगा? ऐसा क्या कारण हो जाता है वैक्सीन से? वैक्सीन कुछ नहीं है। वैक्सीन 2 तरह की है। वैक्सीन एक तो कृत्रिम है, mRNA की है, और दूसरी जो है जो वायरस है उसको डिसेबल करके, उसके हाथ पैर काट के, उसको बंधक बनाकर, उसको इनएक्टिव करके शरीर के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क उस बाहर की चीज को पहचान ले, उससे लड़ने की जो एंटीबॉडीज हैं बना दे। तो सब कुछ घूम फिर कर एक जगह आ जाता है। अगर हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो यह बीमारी कुछ नहीं करेगी। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज की तारीख में ऐसी कोई दवा नहीं है। एक नियमित जीवन है, सादा जीवन है। हाँ, अगर दहशत है, डर है, शौक है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी भी होगी तो भी आप परेशानी में तब भी आप उससे कैप्चर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही सर आपने। डॉक्टर अजय अग्रवाल साहब मौजूद हैं। सर जी, अजय सर ये बताइए कि अस्पतालों में मरीज नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या कारण है? मतलब क्योंकि जो गवर्नमेंट जिनसे कांटेक्ट में आ जाती है, प्रशासन के कांटेक्ट में आ जाता है, उनको तो सुविधा मिल जाती है, उनका RT-PCR हो जाता है, लेकिन क्या ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो बीमार हैं, फ्लू से ग्रसित हैं और वो अस्पताल में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं? डॉक्टर अजय अग्रवाल सर। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड लहर जो दूसरी लहर थी उससे लोगों ने सबक लिया है। अभी जो स्थितियां बनी हुई है, इस तरह के जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो घर में रह करके अपना इलाज करवा रहे हैं। उनका ये सोचना है कि भाई अपन घर के अंदर, क्योंकि बहुत सी जगह पॉजिटिव आने के बाद भी लोगों का ये सोचना है कि वो वायरल फीवर भी हो सकता है, पॉजिटिव ओमिक्रॉन भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। लोग बाहर नहीं निकल रहे, सब होम क्वारंटीन हो गए हैं, घर पे ही रह के इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर अभी जो पेशेंट है वो बहुत कम है और आने वाले टाइम में ये जो घर के अंदर इलाज चल रहा है, हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले कुछ समय के अंदर पता चलने वाला है। क्योंकि घर के इलाज के बाद लोग ठीक हो गए, ये रिप्लेस ना हो, ये बीमारी अगर वापस रिप्लेस हो गई तब अस्पतालों की स्थिति हाँ चिंताजनक होने की संभावना है जी। लेकिन इस वक्त अस्पतालों में मरीज नहीं पहुंचे, ये अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जो दूसरी लहर से लोग सीखे थे वो उसका फायदा तीसरी लहर में मिल रहा है। वो संवेदनशील भी है और जागरूक होकर भी काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव वैद्य साहब मौजूद हैं, जो प्रवक्ता है आप पार्टी के। संजीव जी, प्रशासन को लेकर आपको क्या लगता है? प्रशासन और सरकार का रुख जो है, ये रवैया जो सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशासन का और सरकार का जो रवैया है कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे नकारात्मक दिख रहा है। क्योंकि कहीं पर आप पब्लिक प्लेस पर जाकर के देखिए, लोग मास्क नहीं पहन रहे तो उनको कोई टोकने वाला नहीं है। इंदौर में जब से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है तब से पुलिस जरूर सतर्क हो गई है चौराहों पर, लेकिन फिर भी
आज के समय में भी पब्लिक प्लेस पर लोग मास्क पहने हुए नहीं दिख रहे हैं और उनको चेतावनी देने वाला, उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला कहीं कोई दिख नहीं रहा है। और राजनीतिक स्तर पर रैलियां और राजनीतिक कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी, उन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक भी नहीं दिख रही है। सामाजिक कार्यक्रमों में भी कहीं कोई रोक टोक दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ना बिल्कुल बेफिक्र होकर के बैठा हुआ है इस समय कि तीसरी लहर है, घातक नहीं है, 2-3 दिन में आदमी होम आइसोलेशन में ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी हमें लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कफ एंड कोल्ड से पीड़ित हो जाता है वो उस वक्त सतर्क हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस पब्लिक प्लेस में मास्क आ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन पुलिस की जरूर प्रशंसा करूंगा कि चौराहों पर वो लोगों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। तो ये जरूर मुझे पुलिस की तरफ से सतर्कता देखने को मिली है। संजय जी, आप प्रोफेसर भी हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, छात्रों से जुड़े हुए हैं आप, तो इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है? वहां पर बच्चे पहुंच रहे हैं? जो इंस्टीट्यूट से उनका अपना क्या रवैया है? जी जी जी, देखिए मैं जहां तक बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब इस समय खाली हैं। मेरी क्लास में खुद 200 स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी क्लास की पोजीशन दिखाऊंगा तो पूरी बेंचेस इस समय खाली पड़ी हुई हैं। और हमने खुद ही स्टूडेंट को छुट्टी कर दी कि आप लोग घर हो आइए और जब स्थिति नॉर्मल होगी तब आ जाइएगा। तो स्टूडेंट अभी क्लास में आने में रुचि नहीं दिखा रहा है। और यूनिवर्सिटी में भी मैं जहां पर क्लास लेता हूँ तो लगभग 250 स्टूडेंट की बैच लेता हूँ, तो उसमें मुश्किल से बमुश्किल 30-40 स्टूडेंट अभी क्लास में बैठ रहे हैं। तो स्टूडेंट खुद सतर्क, इंदौर में ज्यादातर स्टूडेंट एक्चुअली दूर दूर क्षेत्रों के मध्यप्रदेश के, तो वो खुद ही अपने घर जा चुके हैं इस समय, क्योंकि हम लोगों ने भी उनको आने से रोका है कि स्थिति जब नॉर्मल हो जाएगी तब आप लोग आए। तो हम लोग खुद सतर्कता बरते हुए और क्लास में जो स्टूडेंट जाते हैं तो उनको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उनको बिठाते हैं और मास्क अनिवार्य कर रखा हम लोगों ने क्लास में। तो स्टूडेंट्स की स्थिति पे समय को उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में बंद कर रखा है फिलहाल। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छा किया है जी जी, ये अच्छा आपने किया है कि आप खुद अवेयर हैं और आपने छात्रों को खुद ही बोल दिया है कि इस वक्त वो जो है वो घर पर रहें और अपने आप को प्रिकॉशन रखें। खुद मैं क्लास में बैठ करके बाइट दे रहा हूँ आपको, क्लास पूरी खाली पड़ी हुई है। जी 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 जी। डॉक्टर ईशा तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो लोग घर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि वो उन्हें खांसी होती है, सर्दी होती है, बुखार होता है, तो सबसे पहले वो क्या करें? वो अपनी एहतियातन वो क्या प्रिकॉशन क्या लें? सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए। परिवार के और जन जिनमें भी अगर कोई बुजुर्ग या मरीज उनके घर में साथ में उनके रह रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखते हुए अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। टेस्टिंग की जरूरत सबको नहीं पड़ती है। टेस्टिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब आप एक्चुअली सिम्टोमेटिक है या आपके सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, वरना आप इसे एक रूटीन फ्लू की तरह घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। रूटीन बुखार की दवाइयां जैसे पैरासिटामोल हुआ, विटामिन सी हुआ, ये सब लेते हुए अपने गले की खराश का ध्यान गार्गलिंग वगैरह से रखते हुए आप घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को मॉनिटर करिए, अपना टेम्परेचर देखिए, सैचुरेशन देखिए और हो सके तो किसी डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट कर लीजिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके घर में जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके परिवारजन हैं, उनमें अगर कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है तो वो आपके संपर्क में ना हो। इस वक्त खान पान में भी कोई विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है ईशा जी? खान पान में कोई विशेष सावधानी की मैं सलाह नहीं दूंगी। जो आपका रूटीन भोजन है वो आप ले सकते हैं। एक बार अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो डेफिनेटली तली गली ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, लेकिन कोई विशेष इसमें रिस्ट्रिक्शंस अपने आप पर इम्पोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, चूंकि आप प्रोफेसर भी रहे हैं और आप तो चूंकि समझते भी चीजों को हैं, आम आदमी किस जो मनोविज्ञान उसका हो गया है कि कुछ होना नहीं है, एक बार उसे हो चुका है, 2 वैक्सीन लग चुके हैं, तो वो बहुत बिंदास होकर बिना मास्क के भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिनको कोरोना हो गया था, अच्छे हो गए हैं, तो कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स अभी देखे गए हैं पूरी दुनिया में, उनको बहुत सावधानी पूर्वक हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के एविडेंसेस आए हैं जिनसे ये पता लगता है हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कुछ लोगों को ब्रेन तक में तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को जिनको शुगर नहीं थी उनको शुगर हो गई है। तो सतर्कता तो बहुत बरतना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है। हांगकांग में अचानक एक कॉलोनी में जो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, बहुत सारे पेशेंट आ गए। तो वहां एक रिसर्च ग्रुप बैठा, उन्होंने ये पता लगाया आखिर ये हुआ क्यों, इतने सारे पेशेंट यहाँ से क्यों आ गए कोरोना के। तो पता ये लगा कि जो टॉयलेट हैं
एक के ऊपर एक होते हैं मल्टी स्टोरीज में, और एग्जॉस्ट फैन चलता है। एग्जॉस्ट फैन चलता है तो जब प्रेशर वो कम कर देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर को बराबर करने के लिए जो पाइप है, सीवेज लाइन की पाइप है, आपके सिंक के नीचे की पाइप है, उसमें से हवा अंदर आती है और वो अगर नीचे कोई मरीज है तो ऊपर तक ले जाता है। यही एक कारण है कि पूरे हांगकांग में आज की तारीख में उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कृपया आप एग्जॉस्ट फैन ना चलाएं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इतनी सरल हैं कि जैसे कोरोना वायरस, ये रिसर्च पेपर लैंसेट नाम की पत्रिका में छपा है, उसमें ये सिद्ध किया है कि कोरोना वायरस एक बार आपके शरीर में पहुंचकर इंटेस्टाइन में चला जाता है, 33 दिन तक वहां रहता है, मरीज अच्छा हो जाता है, फिर भी 33 डेज तक उसके पू में, उसके मल में वो पाया गया है। और यही एक कारण है कि कोरोना का इम्पैक्ट, अगर आप कोरोना मरीज की जांच कराएंगे तो 1 महीने तक वायरल लोड आपको मिल जाएगा। तो मरीज अगर अच्छा भी हो जाता है तो उसके शरीर में जो कमजोरी आती है, क्योंकि आज ये सिद्ध हो चुका है कि हड्डियों के जोड़ में जो जीटा एंजाइम है, वो एंजाइम इससे डैमेज हो रहा है। और यही एक ऐसा वायरस अभी तक आया है कि जिसका, जैसे पहले मलेरिया होता था या बर्ड फ्लू होता था या डेंगू होता था, तो पूरी दुनिया में इन मरीजों पर सब पर एक सा असर होता था, ठंड दे के बुखार आता था। लेकिन यह एक ऐसा वो है जिसमें कि इस वायरस से कभी तो आपकी आंखों पे असर आ जाता है, कभी आपकी आवाज पे असर आ जाता है, स्वाद चला जाता है। ना केवल इतना, कुछ लोगों के तो हाथ और पैर की चमड़ी जो है उधड़ने लगती है। तो यहाँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो चीज है चिकित्सकों के लिए, वो पूरी सावधानी से काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर दूसरी लहर से सबसे बड़ी शिक्षा लेने की थी, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया गया था। रेमडेसिविर वाज नेवर मेंट फॉर कोरोना, इबोला के लिए नहीं था, लेकिन हमने उसको दिया। और हम जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, कार्टिजोन्स दे रहे हैं, उनको बहुत सावधानी से देना चाहिए थे। हमारे चिकित्सक बहुत विद्वान हैं, वो इस चीज को समझते हैं। लेकिन यहाँ अभी जो आज की तारीख में, इस समय जबकि तादाद बहुत बढ़ गई है, मरीज अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। मुझे जानकारी व्यक्तिगत रूप से मिली है, मैंने स्वयं ने देखा है कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय गरीब लोग, खासकर गरीब लोग, इवन मध्यम श्रेणी के लोग भी, डॉक्टर को फीस देना पड़ेगी उससे बचने के लिए, वो सीधे दवा फरोशों के यहाँ जाते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इलाज कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। तो मेरे विचार में आज की तारीख में प्रशासन को, जो उन्होंने रात को कर्फ्यू लगाया, दुनिया में कहीं नहीं लगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोरोना वायरस क्या रात को सड़कों पे घूमता है क्या? यह एक दहशत फैला रहा है। इससे तो बेहतर तो ये होगा कि हमारे लूपहोल्स कहाँ हैं। जैसे एक लूपहोल मैंने आपको बताया, मेडिकल शॉप का जो विक्रेता है वो क्यों इलाज कर रहा है, वो खुद ही डॉक्टर बन बैठा है। इसको निश्चित रूप से इसको प्रशासन को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में नहीं पहुंचना चाहते, और बिल्कुल प्रशासन की ड्यूटी ये है कि यहाँ सतर्कता ज्यादा वापरे कि कहाँ लूप होल है, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। चलिए चूंकि हमारे पास समय कम है, हम श्रोता जी अजय अग्रवाल साहब से अंतिम पूछने चल रहे हैं। अग्रवाल जी, किस तरह के जो मरीज हैं उन्हें ज्यादा ध्यान रखना है इस वक्त तीसरी लहर में? किस तरह के वो मरीज हैं जिन्हें कोरोना से बचने की आवश्यकता है, जिन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है? जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, वो कार्डिक पेशेंट है, एज फैक्टर है, जिनको कुछ पुरानी बीमारियां हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी है। क्योंकि अगर सावधानी हटी तो आपको ये कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। जिन लोगों की पुरानी बीमारियां हैं उनको बहुत सेफ्टी के साथ रहना चाहिए, आराम के साथ अपने घर में रहें, है ना, आराम से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन करें, है ना, टाइम टू टाइम खाना पीना खाएं, और घर पे ही रह करके आराम करें, बाहर ना निकले। मेरी तो एडवाइस यही है। बिल्कुल आप सब, और हम ये चाहेंगे कि स्वस्थ रहेंगे जी, और हम यही चाहते हैं कि साधना न्यूज के माध्यम से जो इस वक्त आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, इसके माध्यम से जो एडवाइस आपको दी गई है, तीसरी लहर है, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन चूंकि ये खतरनाक कम है, इस बात को, इससे डरे ना, ये बात सच है, लेकिन इतने भी लापरवाह ना हो जाएं कि हम
खुद बीमार हो जाएं, अपने लोगों को बीमार कर लें, क्योंकि बीमारी किसी भी तरह की होती है वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बहरहाल आप सभी हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं साधना न्यूज, लगातार खबरें जारी है, आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।